इधर ज्यादा करने लगे। तो मैं एक और परंपरा की बात करना चाहता हूँ, वह संवेदना परंपरा। कि ज्ञान परंपरा के साथ साथ यदि संवेदना परंपरा विकसित नहीं होती है तो फिर वो ज्ञान जो है वो चालाकी में बदल जाए। तो ज्ञान अगर चालाकी में न बदले, इसके लिए संवेदना परंपरा को, और संवेदना परंपरा है कहाँ? वो संवेदना परंपरा हमारे साहित्य में है। वाल्मीकि से लेकर आज तक के साहित्य में वो संवेदना परंपरा है। विद्यार्थियों को ये भी एक मतलब एक अच्छा उदाहरण है। हमारे कई विद्यार्थी जो आज शिक्षक के रूप में यहाँ मौजूद हैं और कई विद्यार्थी कायदे से मुझे उधर होना चाहिए, लेकिन राजश्री जी को मैं क्या चंद्रकला जी के बारे में बता दूं मैं, पर इनसे मेरा एक झगड़ा भी हुआ, कोई दिक्कत नहीं। बात हुआ था कि मुझे सीपीएम के सोर्स से पता लगा, मैं जाता था सीपीएम ऑफिस में, विवादों से मेरे अच्छे संपर्क थे, अभी भी है, मिलता हूँ कभी मेरा 2 महीने पर आशीर्वाद देता हूँ। मेरे कोई राजनीतिक मेरे पास वो नहीं है, किसी बदलाव नहीं है, किसी विचार सबका सवाल शास्त्री जी उपन्यास जिसके रचयिता सुधान्य देव वर्मा है, हाचिम कुरिबो का उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है पहाड़ की गोद नाम से। तो ये सारी कृतियां निश्चित तौर पर हिंदी साहित्य की एक अमूल्य निधि है। मैडम का जो आलोचना ग्रंथ है उसका नाम है संदेश रासक का भाषा शास्त्रीय अध्ययन। हम सभी आपके प्रति कृतज्ञ हैं मैडम कि आपने इस अनुवाद इस सम्मान को स्वीकार किया और हम सभी को कृतज्ञ किया। शुभ सृजन नेटवर्क आपको सृजन सारथी सम्मान 2024 से सम्मानित करते हुए गौरव का अनुभव कर रहा है। बहुत बहुत। और वो हरा मोती जो था वो सागर के बीच हरे मोती के द्वीप के रूप में उभर आया। असल में मॉरिशस न होकर मारिच है। तो मैंने सोचा कि भाषा, एक भाषा विज्ञान होता है जो पंडितों के द्वारा बनाया जाता है, दूसरा भाषा विज्ञान होता है जो लोक से बन जाता है। ये लोक से बना हुआ भाषा विज्ञान था जिसमें स ह क्यों बना, ये भाषा वैज्ञानिक विशेषता के कारण नहीं है, लोक की कहानी को लेकर। लोक कथाएं प्रबोध जी हम लोगों को काफी सुनाया करते थे। मैथिली जी की लोक कथाएं, पुरुष परीक्षा की कथा और कहानियों के माध्यम से वे अपनी बातें बहुत अच्छी तरह हमारे सामने रखते थे। आज मैं उनके द्वारा पढ़ाई जाने वाली बिहारी सतसई, जो कि पूरी बिहारी सतसई उन्होंने पढ़ाई थी, उसके कुछ ऐसे लोगों को आपके सामने लाना चाहती हूँ जिनके बारे में प्राय लोग नहीं जानते। उनको केवल श्रृंगारी और दरबारी कवि भी मान लिया जाता है। वे केवल श्रृंगारी और दरबारी कवि नहीं थे, बल्कि उन्होंने दुनिया को भी बहुत करीब से देखा था, जिंदगी को बहुत करीब से देखा था, जिसे शंभुनाथ जी ने बहुज्ञता शब्द का प्रयोग किया। वे बहुज्ञ थे और ज्ञान के विविध वाङ्मयों को उन्होंने कविता में ढाला था। जिंदगी के भोगे हुए यथार्थ को उन्होंने अपने दोहों में ढाला था। इन दोहों को वो मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में सुनाने के लिए नहीं, बल्कि अपने सुख के लिए, बल्कि लोक जीवन को जनता के सामने ले जाने के लिए लिखते थे। कल एक दोहा जिसे मैंने गीता
वो सुनाया तो गीता भी हंसने लगी, बोली ये तो मैंने भी नहीं सुना था। मैंने कहा ऐसे बहुत से दोहे हैं। ये दोहा है एक घर जवाई की पीड़ा। ससुराल में अपना जीवन बिताने वाले व्यक्ति के का दर्द इस दोहे में दिखाई पड़ता है। और बिहारी ने खुद एक दोहे में लिखा है, तरुणाई बीती सुखद बस मथुरा ससुराल। अपनी तरुणाई उन्होंने मथुरा में ससुराल में रहते हुए बिताई थी। तो उनका ये दोहा है, आवत जात न जानई तेजहि तज सियरान। आवत जात न जानई तेजहि तज सियरान। घरह जवाई पूछ लो घटत जात दिनमान। इसका अर्थ ये हुआ कि वो कब आया और कब गया पता ही नहीं चलता, क्योंकि घर में लज्जित होता होगा किसी कारण या इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा, जो भी हो। आवत जात न जाने, उसका आना जाना कोई जानता ही नहीं, और अपनी तेजस्विता को खोकर वो ठंडा पड़ गया है। घर जवाई की हालत तो पूछ के सूरज की है कि वो कब निकलता है कब डूब जाता है पता ही नहीं चलता। तो ये घर जवाई की पीड़ा उन्हें कैसे महसूस हुई होगी, क्योंकि वो खुद घर जवाई थे। और ये चीजें लोक जीवन से ही आती हैं। दूसरा एक और दोहा जो है वो ऐसा ही है। दोहरी शासन व्यवस्था उसमें प्रचलित थी। जमींदार और राजा, प्रजा पीड़ित थी दोहरे कर प्रणाली से। इस दोहरी शासन प्रणाली के कारण कितना दुखद जीवन बीत रहा था किसानों का, अन्य लोगों का, आम जनता का। इसको बिहारी ने अपने दोहों में गूंथा है ये कहकर, दूसर दुराज प्रजान को क्यों न बढ़े दुख द्वंद। अधिक अंधेरो जग करे मिली मावस रविचंद। दोहरी शासन प्रणाली में जनता का दुख दर्द और अधिक तो न बढ़ जाए, क्योंकि ये तो हम जानते हैं अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा जब एक बिंदु पर मिलते हैं तो अंधेरा और भी अधिक घनीभूत हो जाता है। वैसे ही लोग कहते हैं कि ये केवल राजा रनिवासों की बातें लिखते थे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। एक दोहा मिलता है मुझे, उसमें उन्होंने एक ऐसी स्त्री का वर्णन किया है जो अपनी बाहों को उलटकर और अपने केश राशि को लपेटती है और जूड़ा बनाकर ऐसे रखती है। उसका वह सुगठित सौंदर्य देखकर कवि प्रभावित होता है और लिखता है, भुज समेत कछ लपेट केसन करे संभाल, काको मन नहीं बांधे। ममता के अनुरोध पर मैं उसी गजल की दो पंक्तियां दोहरा दे रही हूँ। अब 25, 30, 50 वर्षों के बाद स्वर वही है कि नहीं मुझे खुद बना दीजिए मैम, आपके स्वर में खुद भेज दें। बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं और नदियों के किनारे घर बने हैं। बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं और नदियों के किनारे घर बने हैं। चीड़ बन में आंधियों का नाम मत ले, चीड़ बन में आंधियों का नाम मत ले। इन दरख्तों के बड़े पतले तने हैं, इन दरख्तों के बड़े बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं, बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं और नदियों के किनारे बने हैं। चीड़वन में आंधियों की बात मत कर, चीड़वन में आंधियों की बात मत कर। इन दरख्तों के बहुत नाजुक तने हैं। मैंने इतना सुंदर बहुत सहज रिदम मैम ने बनाया था
और कई साल से गाना हमने भी छोड़ दिया है, लेकिन वो जो बीट है वो हमें आज भी याद है। तो थैंक यू मैम। कंठ विद्यार्थी भी कक्षा में उपस्थित हुआ करते थे जो जानबूझकर राजनीति की ओर सर को मोड़ना चाहते थे, लेकिन सर का जो क्या कहें उनका जो संतुलन था, हमारे तमाम उत्साहों के बावजूद, प्रश्नों के बावजूद वो बड़े सलीके से कतरा के निकल जाते थे और कक्षा में जो पढ़ाना है वही पढ़ाते थे। तो ऐसे गुरुओं का सौभाग्य हमें मिला, इसलिए मैं डॉक्टर शंभुनाथ सर को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि किस तरह बड़े आत्मीयतापूर्ण ढंग से आज उन्हें सुनने का अवसर मिला, उन्हें बातें कही, कुछ और याद आया उसे भी जोड़ दिया। ये जो एक गुरु का लक्षण होता है कि आप निरंतर उनसे समृद्ध होने की कला सीखते, कि कैसे खुद लगातार पढ़ना है, लगातार आगे बढ़ना है, समृद्ध होना है, सीखना है। अरे यार